राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में वैसे आप लोगों की किताब में राजनीति विज्ञान नहीं लिखा होगा और नागरिक शास्त्र लिखा होगा। राजनीति विज्ञान लिखा है और इसमें चैप्टर नंबर जो 1 है वो है सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि जितनी भी पावर होगी गवर्नमेंट के पास उसको डिवाइड कर दिया जाए, कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को तानाशाह बनने से रोका जा सके। राजनीति विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो सत्ता की, ये कक्षा 10 का है, याद रखिएगा। आप लोग कक्षा 9 का समझ के ना पढ़ लेना। सत्ता की साझेदारी, कहानी से स्टार्ट होता है आपका ये चैप्टर। पहले कहानी बेल्जियम की बताई जाती है और दूसरी कहानी श्रीलंका की बताई जाएगी, और इन्हीं दोनों कहानियों को कंपेयर करने के बाद में आपके भारत की कंडीशन बताने वाले हैं हम। भारत कंडीशन में क्या है, कुछ पावर किसके पास है, कुछ पावर किसके पास है, सारे पावर्स हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि बेल्जियम में क्या क्या हुआ था। पहले तो इसका मतलब जान लो आप, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जिसके पास गवर्नमेंट है, पूरे भारत का कंट्रोल जिसके पास है, वह कंट्रोल सिर्फ एक व्यक्ति में ना हो करके ढेर सारे व्यक्तियों में अगर उसे दे दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। जैसे कि अगर यहाँ पे एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में एक लीडर होता है, और अगर लीडर अपने मन की करने लगे तो उस पूरे ग्रुप का सत्यानाश हो जाता है। आप ही लोगों में से जो ग्रुप बनाओगे अगर आप लोग, और ग्रुप में जो लीडर होगा वह मनमानी करे तो पूरे ग्रुप का कबाड़ा हो जाएगा। आप लोग समझो कि अगर 2 व्यक्ति हो गए जो लीडरशिप किए, या फिर 3 व्यक्ति हो गए जिन्होंने की लीडिंग किया उस पूरे ग्रुप को, तब आपका ग्रुप नहीं बर्बाद होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बुरा चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति ठीक ठाक चाहेगा। आप लोगों ने फ़ोन में ढेर सारी वीडियोस देख रखे होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में बहस वाली वीडियो। एक व्यक्ति कोई कानून लेकर के आता है जो सत्ता पक्ष का होता है, तो सामने वाला उसका विरोध करता है और उसकी कमियां गिनाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष वाला व्यक्ति है वह कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, यानी कि अंकुश लगाने का काम होता है यहाँ पे। अगर पावर एक ही जगह पे होती, वो जो बोल देता सत्ता पक्ष का आदमी, कहाँ ये कानून बन गया, तो कानून बन जाता, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति तानाशाह न बने, शासन व्यवस्था ठीक ठाक चले। और किसी भी लोकतंत्र की सबसे बेसिक चीज़ यही है, सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता की साझेदारी हुई तो ठीक ठाक चलेगा लोकतंत्र, अन्यथा लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, वह ऑफिशियली राजतंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सत्ता की साझेदारी की कहानी क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग बेल्जियम से। बेल्जियम एक यूरोप का कंट्री है। बेल्जियम कहाँ का है? यूरोप का है। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में और बेल्जियम में कुछ अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं। डिवीज़न देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये बेल्जियम है, तो बेल्जियम के बीच में यहाँ पे ब्रुसेल्स है, ये इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। अमीबा मत समझना तुम लोग इसे, ये ब्रुसेल्स है। और ऊपरी इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं, और डच भाषी लोगों का परसेंटेज है 59, यानी कि 59 लोग ऐसे हैं जो कौन सी भाषा यूज करते हैं? डच भाषा बोलते हैं। और नीचे कुछ और भी लोग हैं, और ये लोग यूज करते हैं कौन सी भाषा? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा फ्रांस की ऑफिशियल भाषा है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं। उनका परसेंटेज है लगभग 40%। और बचे हुए जो 1% लोग हैं कहीं पे, वे लोग क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या ये भाषा के अनुसार लोगों का डिवीजन समझ में आया क्या? कितने प्रकार के लोग? 3 प्रकार के। डच बोलने वाले क्या परसेंट हैं? 59% डच भाषी हैं। 40% क्या हैं? फ्रेंच बोलने वाले हैं, यानी कि फ्रेंच भाषी से लिख सकते हैं हम लोग, भाषा उनका फ्रेंच है।
और जर्मन बोलने वाले क्या परसेंट हैं? 1%। 1% जर्मन भाषी लोग हैं, तो इनका काउंट होना उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन यह बात पूरे बेल्जियम की है। किसकी बात है? बेल्जियम की। और अगर हम बात करें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की, यानी कि इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर जस्ट एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है। यानी कि पूरे देश में डच भाषी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उसके कैपिटल की बात करें, ब्रुसेल्स की बात करें, तो यहाँ पे डच भाषी केवल 20% है। क्या परसेंट हैं? 20% लोग हैं जो कि डच बोलते हैं, और जो 80% हैं वो लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है? कैपिटल में फ्रेंच कई लोग बोलेंगे? 80% लोग, और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि जहाँ पे अधिक फ्रेंच भाषी लोग हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं ये लोग धनी हैं। कैसे हैं? धनी हैं। काफ़ी टाइम से इन लोगों ने अपनी पकड़ बना रखी थी देश पे, ज़मीन पे और वहाँ के सत्ता में, तो इनके पास पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने का मतलब ये लोग धनी हैं और प्रभुत्व वर्ग के हैं, और कैपिटल में भी इनकी संख्या ज़्यादा है। तो देश में जो हिस्सा होता है तो ये लोग चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा लेते हैं, और कानून बनाने के काम में भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। पहले की बात है। डच भाषी वैसे गरीब हैं। डच भाषी कैसे हैं? गरीब हैं। गरीब का मतलब कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसको जल्दी सत्ता नहीं मिलती। लेकिन संख्या मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा थी, इस वजह से उन लोगों ने सरकार से कहा या फिर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया, और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि लगभग 4 बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। अपना संविधान 4 बार बदला उन लोगों ने, और बदलने के बाद उन्होंने 3 सरकारें बनाई। कितनी सरकारें बनाई? 3 सरकारें। अब याद रखना कि 3 सरकारें क्यों बनाई गई। अगर यहाँ पे बात करें तो कैपिटल में फ्रेंच लोग 80% हैं, तो यहाँ पर डच लोगों का तो कोई काम ही नहीं होगा फिर। और अगर पूरे ओवरऑल बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पर डच भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो उनका काम नहीं होगा। फिर किसका काम नहीं होगा? फ्रेंच वालों का, क्योंकि उनकी संख्या कम है। तो वहाँ के सब लोगों ने एक मिल करके बैठक की, और बैठक के बाद बोला कि हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे सबका काम हो जाए, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो उन लोगों ने बैठक की, और बैठक करने के बाद 3 सरकार बनाई। पहली सरकार कौन सी बनाई उन्होंने? तो पहली सरकार बनाई थी केंद्र सरकार, या फिर केंद्रीय सरकार कह सकते हैं उसको। और केंद्रीय सरकार में 50% लोगों का पार्टिसिपेशन दे दिया गया, कि यानी कि 50% लोग डच भाषी होंगे और 50% लोग फ्रेंच बोलने वाले होंगे। यानी कि दोनों भाषाओं के जो नेता हैं वो 50-50% रहेंगे। और उन्होंने एक सरकार और बनाई, उसको नाम दिया उन्होंने कौन सी सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार में क्या हुआ कि वहाँ पर जब उन्होंने केंद्र में मान लिया कि 50-50% हैं, तो जब कैपिटल की बात आई और छोटे छोटे राज्यों की बात आई तो वहाँ के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, यहाँ पर भी 50-50% चांस होंगे कि हम लोग अगर फ्रेंच भाषी हैं तो उतने ही डच भाषी को ले लेते हैं और मिल करके काम करेंगे। और याद रखना कि इन दोनों ने जो रूल बनाया, जो रेगुलेशन बनाया, उसमें यह भी बोला कि सारे नियम मिलकर के पास किए जाएंगे। यानी कि 50% वोट डच भाषी देंगे और 50% ही वोट फ्रेंच भाषी देंगे, तब जाकर के कोई भी बड़ा कानून या लॉ पास होगा वहाँ पे। और एक सरकार उन्होंने और बनाई यहाँ पे, और उस सरकार का नाम था रिलीजियस सरकार, मतलब कि जो धार्मिक सरकार होती थी, तीसरे वर्ग की स्पेशल सरकार। तो उन्होंने कम्युनिटी सरकार बना दी, धार्मिक सरकार कह सकते हैं, धार्मिक सरकार या फिर भाषा से संबंधित सरकार। उसने कौन सा काम किया? उसने एक काम किया कि हमारा जो भाषा है और हमारे भाषा को बोलने वाले जितने भी लोग हैं, उस भाषा से संबंधित जो कानून होगा, हमारी जो संस्कृति है उससे संबंधित जो कानून होगा, उसे हम बनाएंगे, उसके ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं होगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रभुत्व से मुक्त थी और राज्य सरकार केंद्र के प्रभाव से मुक्त थी। कहने का मतलब ये है कि कुछ पावर सरकार के पास हैं और उस पावर का यूज सरकार में केवल स्टेट सरकार करेगी, जो सेंट्रल है उसका यूज नहीं करेगा।
जिससे ये हुआ कि वहाँ के आसपास का जो भी विकास होना होता है वहाँ के क्षेत्रीय सरकार ही करेगी, केंद्र से उसका कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं था। और धर्म से जितनी भाषा को लेकर कोई कानून बनाना है, धर्म को लेकर कानून बनाना है तो अलग सरकार थी और वह अपने धर्म और भाषा को लेकर कानून बनाती थी। तो ये 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन किसके किए गए, सत्ता के, पावर के कर दिए गए। इस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ कि जितने भी लोग वहाँ पे थे सब खुशी खुशी रहने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, न एक बूंद खून बहा न कुछ हुआ। समझदारी वाली बात थी, इसलिए इसमें टॉपिक जो दिया गया किताब में उसमें लिखा गया है बेल्जियम की समझदारी। तो बेल्जियम ने कौन सी समझदारी की कि उसने अपने पावर को शेयर कर दिया, बांट दिया, जिससे कि वहाँ के सभी लोग अच्छे से अपने अपने काम को कर रहे हैं और अपने अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कौन सी सरकार बनाई, केंद्रीय सरकार बनाई, दोनों भाषा के बराबर लोग थे वहाँ पे। राज्य सरकार बनाई, वहाँ पर भी बराबर ही लोग थे। और उसने धार्मिक सरकार बना ली जो कि धर्म से संबंधित जो भी कानून था वो उनका बनाते थे, अलग अलग था, किसी दूसरे धर्म से उनका कोई मतलब नहीं था। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर से समझो, पूरे बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन वो कैसे थे, गरीब थे। गरीब होने की वजह से उनको लगता था कि उनकी थोड़ी बहुत मानहानि हो रही है, उनके पावर्स को छीना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ढेर सारे वाद विवाद हुए। उसके बाद में एक फैसला निकाला गया कि हम एक ऐसी सरकार बनाते हैं जहाँ पे दोनों भाषा के बराबर लोग हों, और राज्य सरकार एक बनाई गई जो कि क्षेत्रीय माध्यम में काम करती थी और वहाँ पे बराबर बराबर भाषा के लोग थे। और अगर धार्मिक सरकार की बात करें तो अलग अलग भाषा, जैसे कि जर्मन भाषा हो गया तो उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई, मतलब सिर्फ उनके भाषा को लेकर के, उनके धर्म को मानने वाले लोगों को लेकर के, जिससे कि उन लोगों को भी लगा कि हाँ हमारे पास भी सरकार है, हमारा कोई भी अहित नहीं किया जा रहा है। तब सब लोग सेटिस्फाई हुए और सेटिस्फाई हो गए तो आराम से पूरी राजनीति उनकी ठीक ठाक चलने लगी। इसके अपोजिट एक जगह और है जिसे को आपको पढ़ना है, और वो जगह कौन सा है, श्रीलंका। तो श्रीलंका आपके पड़ोस में ही है, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। और अगर बात करें श्रीलंका की तो वहाँ पर भी 2 भाषा के लोग थे। एक भाषा, एक वे जो तमिल बोलते थे और एक वे जो कि हम वहीं के थे और सिंगली भाषा यूज करते थे। मेजोरिटी किसकी ज़्यादा थी, सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे।